नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात में आप सभी का खैर मकदम है। खास बात में इस हफ्ते की बड़ी खबर के तहत यकसा सिविल कोड पर छिड़ी बहस पर बात करेंगे। जहां नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उन लोगों को एक जरूर झटका दिया है जो यकसा सिविल कोड के नाम पर बार बार सियासत करने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की सदारत वाली बेंच ने उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें यकसा सिविल कोड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट को हिदायत जारी करने की बात की गई थी। यहां हम आपको बता दें कि आखिर यकसा सिविल कोड क्या है। यकसा सिविल कोड का मतलब है कि मुल्क में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत यहां के लोगों की अपनी निजी जिंदगी में शादी ब्याह, विरासत का मामला, तलाक और दीगर जाती मामलात में एक ही कानून का दखल हो, जिसे मुल्क के सभी फिरकों को मानना लाजमी होगा, फिर चाहे इस कानून पर अमलावरी से इसके मजहबी और तहजीबी उमूर मुतासिर क्यों ना हो। जाहिर है हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब के पैरोकार रहते हैं और अपने अपने मजाहिब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की रिवायात, तहजीब और सकाफत भी मुल्क में पाई जाती है। अब इन तमाम को यकसा सिविल कोड के तहत लाना गोया इनके तमाम मजहबी और शख्सी आज़ादी को सल्ब करके मुल्क में यकसा सिविल कोड में मुक़य्यद कर देने के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ मुसलमानों का कहना है कि यकसा सिविल कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत है। इसी तरह मुल्क के कई सरकर्दा कायदीन और वकला भी कहते हैं कि यकसा सिविल कोड आवाम के बुनियादी हुकूक के मुनाफी होगा। नाज़रीन, यकसा सिविल कोड को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद भी इस पर बहस छिड़ी थी, खासकर अक़लियतों के हुकूक और पर्सनल लॉ को लेकर। 1954 में जब स्पेशल मैरिज एक्ट बना तब हिंदू तबके की जानिब से इसकी पुरजोर मुखालफत की गई थी। इसके बाद यकसा सिविल कोड को लेकर तनाज़ा खड़ा होता रहा, फिर मामला चाहे रुकमा बाई का हो या फिर शाहबानू का। जब जब ऐसे मामलात उठे हैं, इनमें खवातीन के हुकूक पामाल होते हुए नजर आए। यकसा सिविल कोड पर बहस फिर तेज हुई है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ यकसा सिविल कोड है लागू करना हो, या फिर इस मामले पर सियासत और सिर्फ सियासत ही होती है। नाज़रीन, यकसा सिविल कोड को दरअसल हमेशा से ही एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, या फिर इसे अब तक ऐसे पेश किया गया कि इसके आने से किसी खास फ़िरक़े की तहजीब व सकाफत और मजहबी आज़ादी को नुकसान पहुंचेगा। अगर बात गहराई के साथ की जाए तो यह समझने की को मुश्किल काम नहीं है कि यकसा सिविल कोड को तैयार करना और इसको नाफिज करना एक निहायत ही वसी और जामे अमल है, और इससे मुताल्लिक़ कानून बनाने में मुल्क के हर फ़िरक़े को एक साथ लेकर इत्तेफ़ाक़ राय से कानून बनाने की ज़रूरत है। सवाल यह भी पैदा होता है कि पर्सनल लॉ में इस्लाहात के बजाय अक्सर व बेशतर सियासी लीडरान सिर्फ यकसा सिविल कोड की ही बात क्यों करते हैं। और एक अहम सवाल यह है कि जब किसी खास फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी का मामला पेश आता है तो फ़ौरन यकसा सिविल कोड की बात मुल्क में गश्त करने लगती है। बहरहाल, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मुल्क में इस्लाहात और तरक्याती इक़दामात पर वोट कम मांगे जाते हैं, लेकिन पोलराइजेशन की सियासत पर वोट बैंक मजबूत करने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो आज हम यकसा सिविल कोड पर छिड़ी बहस पर बातचीत करेंगे और इससे जुड़े तमाम मसाइल को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मुसलमानों के अलावा मुल्क की दीगर अक़लियतें और सेकुलर मिजाज रखने वाले गैर मुस्लिम दानिश्वर भी यकसा सिविल कोड के सख्त खिलाफ हैं। इन लोगों का कहना है कि यकसा सिविल कोड के नफाज से दस्तूर में दिए गए अक़लियतों के बुनियादी हुकूक को सख्त खतरा लाहक हो जाएगा। दानिश्वरों का इल्ज़ाम है कि फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वतें यकसा सिविल कोड की आड़ में मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। पेश है मुश्ताक आमिर की खास रिपोर्ट। अभी तक यकसा सिविल कोड की मुखालफत मुसलमानों की तरफ से ही की जाती रही है, लेकिन अब ईसाई फ़िरक़े के सरकर्दा अफराद भी यकसा सिविल कोड की मुखालफत में खुलकर सामने आ गए हैं। ईसाई बिरादरी के अलावा समाज का सेकुलर तबका भी यकसा सिविल कोड को जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरनाक मान रहा है। इन अफराद का कहना है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है। ऐसे में तमाम फ़िरक़ों के लिए एक तरह का पर्सनल लॉ मुल्क के जमहूरी कदरों के मुनाफी है।
विभाजन खतरनाक है, विविधता बहुत सुंदर है। तो इस देश में एकरूपता की जरूरत नहीं है, लेकिन एकता की जरूरत है। एकता की जरूरत है, एकरूपता की जरूरत नहीं है। अर्थात अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं, यूनिटी की जरूरत है। इसलिए जब हम विविधता को स्वीकार करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसमें बहुत सारे समुदायों को इससे का गलत संदेश जाएगा। समान नागरिकता, इस समय जब समान नागरिक संहिता की हम बात करते हैं तो सीधा सीधा हम माइनॉरिटीज़ पर हमला करने की बात करते हैं, क्योंकि उसी बहाने हम दिखाना चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। हमें बताना चाहते हैं कि उनका धर्म जो है बहुत ही पिछड़ा धर्म है, उनका पीछे वो बर्बर संस्कृति के लोग हैं, और उनको समान नागरिक संहिता न होने के चलते वो एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं, वो तमाम बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। दूसरी जानिब माहिरीन कानून भी यकसा सिविल कोड की बहस को गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं। आईनी कवानीन के माहिर और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील अमरिंदर सिंह का कहना है कि जो लोग यकसा सिविल कोड के निफाज की बात कर रहे हैं वो दरअसल फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह का कहना है कि यकसा सिविल कोड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अक़लियतों के पर्सनल लॉज को ख़त्म कर दिया जाए। मेरा मानना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब ही ये है कि देश की सरकारें जो भी होंगी वह इस दिशा में काम करेंगी कि कॉमन सिविल कोड हो, लेकिन इसकी मंशा ये नहीं है कि पर्सनल लॉज में हस्तक्षेप किया जाए। अब जो वर्तमान में स्थितियां बनाई जा रही हैं या बन रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको सही दिशा में ले जाने के बजाय इसको पोलिटिसाइज और कम्युनलाइज किया जा रहा है, सांप्रदायिककरण भी किया जा रहा है, राजनीतिककरण भी किया जा रहा है। गैर मुस्लिम अक़लियतों का ख्याल है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड का नफाज नाकाबिल अमल है। इनका कहना है कि मुसलमानों के अलावा ईसाई और सिख बिरादरी मुल्क की बड़ी अक़लियतें हैं। अगर इनमें यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा तो मुल्क के सेकुलर और जमहूरी नफाज को सख्त नुकसान पहुँचेगा। इन लोगों का कहना है कि जो अनासिर यकसा सिविल कोड नाफिज करने की बात कर रहे हैं वो मुल्क में फ़िरका परस्ती को हवा देना चाहते हैं। ETV न्यूज़ के लिए मुश्ताक आमिर की इलाहाबाद से खास रिपोर्ट। और अब आइए देखते हैं कि यकसा सिविल कोड के मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत का क्या कहना है। यकसा सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड का मसला बार बार यहाँ उठाया जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो लोग उठाते हैं वो वाकई उस बारे में संजीदा हैं। इसलिए कि हमको मालूम है कि आज़ादी के फ़ौरन बाद जब हिंदू कोड में कुछ तब्दीली की गई थी तो इन लोगों ने जो कि आज इसको उठा रहे हैं इंतहाई शदीद जो है उस पर रिएक्शन किया था। बल्कि जब हिंदू कोड जब मेरे ख्याल 54 में पास हुआ उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हमारे ऊपर एटम बम गिरा दिया गया है, ये हालत थी। इसलिए मैं नहीं समझता कि जो लोग उसको उठा रहे हैं वो खुद संजीदा हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा मुल्क जो है इस बात को कमिटेड है कि जो अक़लियतें हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियन भी यहाँ पे हैं, आदिवासी भी यहाँ पर हैं, हिंदुओं के भी कुछ मशरिक़ में, मगरिब में, जुनूब में मुख्तलिफ़ हिंदुओं के अलग अलग कोड हैं, तो कोई भी जो है उससे दस्तबरदार नहीं होगा। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को अच्छी तरह समझती है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि ये बहुत से लोगों का है। ये दर्जनों जो इस किस्म के पर्सनल लॉज हैं जो कि मुख्तलिफ हिंदू, क्रिश्चियन, गोवा के क्रिश्चियन उनके लिए अलग है, दूसरे जो क्रिश्चियन साउथ में उनके लिए अलग है। ऐसे ही हिंदुओं के बहुत से अलग अलग सेक्ट हैं, अलग अलग कास्ट हैं, सबके अलग कानून हैं। इसलिए ये कोई मसला है ही नहीं, और हम लोगों को कम से कम मुसलमानों को इसके बारे में ज़्यादा रिएक्शन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये चीज़ नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक अर्जदाश्त को खारिज किए जाने से मुल्क की अक़लियतें खुश हैं और कुछ वक्त के लिए हुकूमत को भी राहत मिल गई है। लेकिन मुस्लिम ख़वातीन के पस मंज़र में शुरू हुई इस बहस में आखिर मुस्लिम ख़वातीन क्या चाहती हैं? क्या कानून ही मसले का हल है? ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मसले पर पेश है ETV की ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में 3 बड़े पर्सनल लॉ पाए जाते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ में सिख, बौद्ध और जैन मजहब के मानने वालों को शामिल किया गया है। ताहम मुसलमानों और ईसाइयों के लिए इनका अपना अपना पर्सनल लॉ मौजूद है।
اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ آئین ہند میں پرسنل لا پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ ساتھ ہی آئین کی دفعہ 44 میں حکومت سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے برابری پر مبنی اور بلا تفریق ایک یونیفارم سول کوڈ یعنی سب کے لیے ایک قانون بنائے۔ مسلمان 1937 کے شرع ایکٹ کی بنیاد پر شادی، نکاح اور وراثت جیسے نجی معاملوں کو اپنے مذہب کے مطابق کرتے رہے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے لیے مسلم خواتین کو حقوق نہ دیے جانے اور ان کی ابتر حالت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ تاہم اگر مسلم خواتین کی بات مانیں تو وہ شریعہ قانون میں خود کو زیادہ بہتر محسوس کرتی ہیں۔ جو ابھی بھی ہمارے رائٹس ہے جو مسلم خواتین ان کو پریکٹس کرتی ہے، میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں جو شریعہ نے جو لا دیا ہے اس میں کوئی بندشیں نہیں ہیں۔ مطلب ہمارے ہندوستان کی ہی بات سمجھ لیجئے کہ پہلے جو جسٹس تھی سپریم کورٹ کی، شی واز دا ویمن، جسٹس فاطمہ، تو اس کو کس چیز نے، کیا مذہب نے اس کو اتنے سال پہلے روکا اس چیز کے لیے؟ اس سے بھی پہلے بہت ہماری نامور ہستیاں عورتیں مسلمانوں کے جو بیگم سلطان ہے، رضیہ سلطان ہے، ایسی بہت ساری عورتیں گزری ہے، تو کسی چیز نے ان کو ریسٹرکٹ نہیں کیا۔ اگر اسلام کی بات کرے تو کوئی ریسٹرکٹ نہیں کرتا ہے۔ مسلم علماء کے ذریعے یکساں سول کوڈ کی بحث کو اسلامی شریعت میں مداخلت بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہندو مذہب کو ان پر تھوپا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ ملک میں خواتین کی حالت اچھی نہیں ہے، ان میں بھی مسلم خواتین کی حالت زیادہ خراب ہے۔ تعلیم کی کمی کے علاوہ وراثت میں بہت کم مسلم خواتین کو حصہ مل پا رہا ہے۔ سماج اٹھے گا، سماج امپاورڈ ہو جائے، سماج سمجھنے لگے۔ اگر آپ سمجھیں کہ میری عزت کرنا ہے، کوئی قانون بیچ میں نہیں آ سکتا۔ اگر آپ نے سیکھا نہیں کہ میری عزت کرنا ہے تو قانون کتنا بھی چلے، آپ ادھر نہیں گھیریں گے مجھے، ادھر گھیریں گے، ادھر نہیں گھیریں گے، ادھر گھیریں گے۔ سماج کو ہم کو اٹھانا ہے۔ ملک کی تہذیبی رنگا رنگی، ہر 100 کلومیٹر پر بدلنے والی روایات، رہن سہن اور شادی و طلاق کے طریقوں کی وجہ سے ہی آزادی کے بعد جب آئین کا نفاذ کیا گیا تو یکساں سول کوڈ پر عمل آوری کے بجائے الگ الگ پرسنل لا پر عمل کرنے کی آزادی کو زیادہ ترجیح دی گئی۔ اس لیے آج سول سوسائٹی اور قانونی ماہرین بھی ماننے لگے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کو عملی جامہ پہنانا پیچیدہ ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے عملی طور پر ناممکن ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں جوڈیشل ڈسپلن سے باؤنڈ بائی جوڈیشل ڈسپلن، جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ٹھیک ہی کہا۔ اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون بنائے، لوگوں کو کانفیڈنس ملے، اور بغیر کنسنسس کے ایسا قانون بن نہیں سکتا۔ یکساں سول کوڈ کے متعلق پائے جانے والے اختلافات کے باوجود اس کے نفاذ کے حق میں اور مخالفت میں بحث جاری رہے گی اور ہر دو فریق اپنے اپنے نقطۂ نگاہ سے اس کے بارے میں دلائل پیش کرتے رہیں گے۔ دہلی سے خرم شہزاد کی رپورٹ۔ یکساں سول کوڈ پر ہماری یہ خصوصی پیشکش جاری رہے گی چھوٹے سے بریک کے بعد۔ خاص بات میں ہفتے کی بڑی خبر یکساں سول کوڈ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، یکساں سول کوڈ کے مسئلے پر ایک عرصے سے بحث ہو رہی ہے۔ حال ہی میں یکساں سول کوڈ قانون بنانے کی ہدایت دینے پر داخل عرضداشت کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ عدالت عظمیٰ قانون سازی کی ہدایت دینے کی مجاز نہیں، یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے، لیکن مسلم معاشرے کے یکساں سول کوڈ کے تعلق سے اپنے اندیشے ہیں۔ پیش محفوظ عالم کی پٹنہ سے یہ رپورٹ۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے کیا ملک کی ترقی کی رفتار بڑھ سکتی ہے، یا اس کے نفاذ سے مسلم معاشرے کو جو اندیشہ ہے کہ ان کی طرز زندگی متاثر ہوگی، اس لیے ملک کی ترقی کی راہ میں خلل پڑے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔
तो क्यों हमारे अंदर एहसास कम चढ़ी? हम अपनी चीज़ बना के पेश करें उनके अंदर, उसमें कॉमन लाइए, उसमें अगर आपको कमज़ोरी नज़र आई तो बतलाइए, वरना हमारे यहाँ तो एक चीज़ पहले से मौजूद है जिस पर हम अमल कर रहे हैं, इससे कहीं पर कंट्रडिक्शन नहीं है हमारा। आपको ये जानना चाहिए कि यकसा सिविल कोड जो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें कई सूबे हैं और अलग हर सूबे का अलग अलग रस्म रिवाज है। खाली मुसलमानों के लिए यकसा सिविल कोड मसला नहीं है, हिंदुओं में भी अलग अलग शादी ब्याह रस्म रिवाज अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से है, वो सब अफेक्टेड होगा, इससे सरकार को कोई बेनिफिट नहीं है। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट खुर्शीद आलम भी यकसा सिविल कोड से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि यकसा सिविल कोड अवाम के बुनियादी हकूक के मनाफी होगा। तो जब आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमको फंडामेंटल राइट्स है कि हम कोई भी काम अपने मज़हब के मुताबिक अपने मज़हब को मान के कर सकते हैं, तो क्या यकसा सिविल कोड थोपना या बनाना ये पर्सनल लॉ का फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा कि नहीं होगा? यकसा सिविल कोड क्या है या क्या होगा, इसका खाका कैसा होगा, इसकी वाज़ेह हैत अभी तय होना बाकी है। लेकिन सियासतदानों ने इस इशू पर जिस तरह से सियासत करना शुरू किया है, उससे आवाम के मुख्तलिफ तबकों में अलग अलग नज़रिया बन गया है। जबकि इस इशू पर संजीदगी से सर जोड़ कर बैठने और इसके अगराज व मकासद वाज़े करने के बाद अवामी फोरमों पर इस ताल्लुक से आरा तलब करने की ज़रूरत है और इसके बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने की ज़रूरत है। ETV न्यूज़ के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। यकसा सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद यकसा कानून के मौजू पर फिर से बहस छिड़ गई है। यकसा सिविल कोड की मांग करने वालों की दलील है कि एक मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, जबकि माहिरीन कानून कहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे कसीर मजहबी और सकाफती मुल्क में इत्तेफाक राय के बिना एक ऐसा कानून मुमकिन नहीं है। फार्म सिविल कोड की बात जो कही जाती है, ये सिर्फ मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए कही जाती है। मुसलमानों को चाहिए कि बड़े आराम से इस पर तबादला ख्याल करें, सेमिनार करें, और जो ऐसा गलत फहमी फैल जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो जैसे मुसलमानों का पर्सनल लॉ ख़त्म हो जाएगा, मुसलमानों का पर्सनल लॉ कतई नहीं ख़त्म होगा, बना रहेगा, कोई तशवीश नहीं होना चाहिए। सिर्फ सोचने समझने की बात करने की ज़रूरत है। यकसा सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पार्लियामेंट के पाले में गेंद डाल दी है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि यकसा सिविल कोड तो एक बहाना है, असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ निशाना है, जबकि यकसा सिविल कोड की हामी तंजीमों का कहना है कि एक मुल्क में एक ही जैसा कानून लागू होना चाहिए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ इरफान अली, ETV न्यूज़, लखनऊ। यकसा सिविल कोड का निफाज अमल में आए, लेकिन ऐसा सिविल कोड जिसमें तमाम मज़ाहिब, फ़िरक़ों, ज़ात, बिरादरी का ख्याल रखा गया हो। इन ख्यालात का इजहार मारूफ समाजी कारकुन शबनम हाशमी ने हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हसन से खास बातचीत में किया। आज़ादी के बाद से यकसा सिविल कोड पर बार बार जोर दिया जाता रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन शबनम हाशमी जी। शबनम हाशमी जी, आज़ादी के बाद से जिस तरह से बार बार ये कोशिश की जा रही है या बार बार जोर दिया जा रहा है कि यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए, क्या आपको लगता है कि नाफिज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा बन गया है इस देश में, और जब भी ऐसा लगता है कि एक डंडे से मारना है एक कम्युनिटी को, तो उसको बार बार उसको लाया जाता है। इसमें ना तो इसको, ये बिल्कुल राम मंदिर है, बिल्कुल राम मंदिर है ये, कि राम मंदिर बनना भी नहीं है, और उसका लगातार उसके बारे में कहते चले जाएं आप, ताकि एक मुद्दा जो है वो जीवित रहे, जिससे आप लगातार एक माहौल ख़राब कर सकें। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, उसमें भी ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप किसको समझते हैं। जो भाजपा का या बीजेपी का जो मानना है, वो ये चाहते हैं कि जो लॉज हिंदुस्तान में हैं, जो मेनली हिंदू पर्सनल लॉ की जो, या उनके जो है, उनको आप सारे हिंदुस्तान पर लागू कर दें, तो वो लागू करना तो किसी को मंजूर नहीं है। लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो ये है कि जेंडर जस्ट लॉज हो, उसमें तकरीबन सारे लॉज में कुछ ना कुछ तब्दीली होने की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी एडॉप्शन के ऊपर,
कोई भी हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदूज अडॉप्ट कर सकते हैं, बाकी किसी को अडॉप्ट करने की वो इजाज़त नहीं है। तो हमने डिमांड ये किया कि आप एक इनेबलिंग। और आगे बढ़ेंगे। कमलेश तिवारी के गुस्ताखाना बयान की मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने मुख्तलिफ मुस्लिम मजहबी तंजीमों के साथ मिलकर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर जमीयत उलमा ने कमलेश तिवारी के बयान को एक साजिश करार देते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इसकी तहकीक करवाए। जमीयत के रियासती सदर हाफिज पीर शबीर ने कहा कि कमलेश तिवारी के खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अजला में भी एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। जो अभी हमने इसकी इब्तदा की है, आज जो है एहतजाज की जो है ना ये इब्तदा की हमने, और पूरे आंध्रा और तेलंगाना में हर ज़िले के अंदर ये हफ्ता 10 दिन के अंदर हर जो है ना यानी ज़िले के जो मेन मुकाम पे एहतजाज जलसा जारी रहेगा। और ये इंशाअल्लाह ये जो है ना ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जब तक हुकूमतें हमारी बात नहीं सुनती, अभी मैंने कहा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ जाकर हमारे जो मेमोरेंडम है वो देंगे कि भाई कानून बनाइए इसको, जो जिसी के मजहब के खिलाफ बोलेगा उसको सख्त से सजा दी जाए, उनके लिए हम मेमोरेंडम इंशाअल्लाह देंगे। अगर मुंबई में खवातीन के कैंसर से मुतालिक शऊर बेदार रैली पिंकथन ने का एहतमाम किया गया। इस रैली में 10,000 से ज़्यादा खवातीन ने शिरकत की। इस रैली में कई बॉलीवुड स्टार और SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने शिरकत की। इस मौके पर अरुंधति ने कहा कि पिंकथन खवातीन में खुद एतमादी को फ़रोग़ दे रही है। आप देखिए तफसीलात। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मुल्क के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक SBI ने कैंसर से लड़ने का बीड़ा उठाया है। खासकर खवातीन को कैंसर से मुतालिक बेदार करने के लिए गुज़िश्ता 4 साल से मैराथन मुनक्किद किया जा रहा है। SBI के इश्तराक से मुंबई में मुनक्किद इस पिंकथन में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा खवातीन ने शिरकत की। SBI चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य भी इस तकरीब में मौजूद थीं। लोग और भी कोशिश किए हैं कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स को बोलें, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बोले। जैसे आप देखें इनर व्हील से बहुत लोग आए थे, हमारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड से बहुत लोग आए थे। तो ऐसे करके वी हैव बीन एबल टू गेट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। देयर वाज अ ग्रुप जो बच्चे लेके दौड़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लेके। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ सिंगल मदर्स जो दौड़ रहे थे। तो ऐसा है कि सारे ग्रुप्स को पता चलता है ऐसी कोई इवेंट हो रही है तो लोग आते जाते हैं। इस मौके पर अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि SBI गुज़श्ता कई साल से इस इनेकाद से जुड़ा है और इस साल भी ये इनेकाद 8 शहरों में हो रहा है। इस तरीके से इस बार हम लोग 8 शहर में कर रहे हैं, लास्ट टाइम 6 शहर में किए थे। तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है ये बढ़ रही है और ये हम लोग की बहुत खुशी की बात है कि स्पेशली विमेन इन लोग ये ले रहे हैं, क्या कहें, इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी सेहत के बारे में और इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये प्राथमिकता जो हम लोग को देना चाहिए अपने स्वास्थ्य के बारे में, वो महिलाएं दे रही। पिंकथन दौड़ के फाउंडर मेंबर और अदाकार मिलिंद सोमेन भी इस दौरान खवातीन की हौसला अफजाई करते दिखाई दिए। बहुत खुशी है कि इस बार हाफ मैराथन भी हो रहा है, 21 किलोमीटर की रेस, उसमें 50 से ज़्यादा औरतों ने भाग लिया है। और जो मकसद था पिंकथन का वो था कि हम चाहते हैं कि जो हमारी देश की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा वक्त दिन का अपने लिए निकालें। मुंबई में मुनक्किद ये दौड़ 3, 5, 10 और 21 किलोमीटर तक हुई। पिंकथन का इनेकाद खवातीन में कैंसर के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के मकसद से किया जाता है। ETV न्यूज़ मुंबई।